नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र की सियासत में बैकफुट पर आए उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट अब अगस्त में शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुनवाई करेगा। यह मामला उद्धव की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी, जिसमें शिवसेना का नाम और धनुष बाण एकनाथ शिंदे को सौंप दिया गया था। इधर बीएमसी चुनावों को उद्धव ठाकरे ने यहां पर कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से इंडी गठबंधन की बैठक नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द बैठक हो। दूसरी तरफ संजय राउत ठाकरे बंधुओं के एकजुट होकर निकाय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे के करीबी बाला नाथ गावकर ने कहा, अब तक हमने हर चुनाव अकेले लड़ा है और जरूरत पड़ी तो आगे भी अकेले लड़ेंगे। इस बीच कर्नाटक में भी सियासी उठापटक तेज है। सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही राज्य में बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि अब बात विधायकों की खरीद फरोख्त तक पहुंच गई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में जो इस वक्त उथल पुथल मची है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान में उद्धव ठाकरे ही नजर आ रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे हर तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। किसी तरीके से ये पार्टी जो उनके पिताजी ने बनाई थी उसको तोड़ फोड़ करके ही वॉन्ट्स टू जस्ट फ्लोट, सर्वाइव। और इनके सर्वाइवल का आखिरी स्टॉप, बाकी तो सब कुछ लूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये लास्ट जो कहते हैं कि अभी आईसीयू में है और वो पाइप जो है वो हटा नहीं, डेड। ये बीएमसी चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है उद्धव ठाकरे के लिए, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हारे तो गए, फिर आपको कोई पूछेगा नहीं। फिर आप जो है इस महाराष्ट्र की राजनीति के साइड हीरो हो जाएंगे। जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है ना, जैसे कैसे प्रकाश अंबेडकर है ना, अंबेडकर के पोते और उनके, है ना, प्रकाश अंबेडकर, कोई बहुत बड़ा नाम भाई, हाँ बहुत नाम लोग लेते हैं, लेकिन राजनीतिक हैसियत क्या है? 0 सन्नाटा। वही हाल इनका हो जाएगा। तो ये फाइट कैसे करना चाह रहे हैं? तो एक तो इनको शिव सैनिकों को बताने के लिए सिंबल चाहिए। यहां कुछ नहीं होने वाला, यहां कुछ नहीं होने वाला। आप ईसी के फैसले को आपने सुना नहीं? अभी एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, तो जस्टिस धूलिया ने क्या कह दिया? बीच में एक सेंटेंस बोल दिया। वो ये बोल दिया कि भाई देखिए, ये संवैधानिक संस्था है, इन्होंने एक बार फैसला ले लिया तो फिर उसको कोई नोबडी कैन टच। बात समझिए कि ईसी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और एक बार इन्होंने फाइनल फैसला ले लिया। अभी जो कुछ है वो सब तो अभी ठीक है, आधार करना है नहीं करना है ये सब में हम लोग कुछ कुछ बोल सकते हैं, बट वंस इट इज डिसाइडेड, वो लिस्ट लेकर के आ जाएंगे, कह देंगे कि भैया ये लिस्ट है, तो फिर नोबडी कैन टच इट, इवन वी कैन नॉट टच इट। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हुजूर ऐसा मत कहिए, वो बात सही है कि आप हमारे फैसले को, लेकिन हम जब फाइनल लिस्ट बनाएंगे उसके पहले आपको हम दे देंगे लिस्ट। अब यहां क्या फैसला हुआ है कि नाम और निशान वो शिंदे को दे दिया गया है। आप उसमें नुक्स निकाल रहे हो कि यह फैसला गलत है इसी का, नोबडी इज गोइंग टू टच इट, नंबर 1। नंबर 2, एक सेंटेंस के अंदर ईसी के वकील एक बार वहां जाकर के रखेंगे कि देखिए हुजूर, इन्होंने कार्यकर्ताओं की जो लिस्ट दी, नेताओं की जो लिस्ट दी, इन्होंने जो ऑफिस बेरर्स की जो लिस्ट दी, ये सब फर्जी निकला। फर्जी, आपने फर्जी फर्जी नाम बना बना के 3 लाख के आसपास, लाखों की संख्या में आपने कार्यकर्ताओं के नाम दे दिए। कुछ हुआ? नहीं हुआ। कारण यह है कि उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक फॉर्मूला है। सीधे सीधे एक पार्टी टूटी तो उस पार्टी में ज्यादा विधायक किसके पास है, ज्यादा सांसद किसके पास है, ज्यादा ऑफिस बेरर किसके पास है, ज्यादा
पार्षद के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो ज्यादा संख्या किसके पास है, वो अगर डिसाइडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकर्ता किसके साथ है वो सेकंड क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी डन एंड डस्टेड है। भैया आप मिल गया ना, उधर सारी चीजें उनके साथ ज्यादा थी अजीत पवार के पास, अजीत पवार को मिल गया ना भाई जी घड़ी। तो क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और उद्धव ठाकरे जो है वो चूंकि डूब रही है शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, ये शिवसेना उबाटा कहते हैं, है ना। तो ये उबाटा जो है वो डूब रही है, इसलिए वो जहां तहां हाथ पैर मार रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल। एक तरफ संजय राउत ठाकरे बंधुओं की एकजुटता की बात करें तो उधर दूसरी तरफ राज ठाकरे कह रहे हैं कि आगे भी हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं इंडिया अलायंस की बैठक का भी जिक्र हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, राज ठाकरे ये नहीं कह रहे हैं कि आगे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। राज ठाकरे के नेता ने भी यही कहा कि राज ठाकरे हैं वही डिसाइड करेंगे कि हम लोग एक साथ बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के साथ चलने के पूरी संभावना बन चुकी है और दोनों साथ ही चलेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे कई नावों की सवारी कर रहे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि बीएमसी के चुनाव के बाद भी और चुनाव होंगे, तो केवल मुंबई में सिमट कर तो हम नहीं रह सकते। राज ठाकरे तो मुंबई तक की ही पार्टी है जी। उनके विधायक नहीं, उनके एमएलसी नहीं, उनके एक भी सांसद नहीं, केवल पार्षदों की पार्टी है। तो राज ठाकरे के साथ गठबंधन बीएमसी के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन आगे विधानसभा में क्या होगा, लोकसभा में क्या होगा, वहां पर तो राज ठाकरे के साथ आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर को भी समझाना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, दोनों को आश्वासन देना है कि देखिए हम दोनों एक होंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी या शिंदे गुट के शिवसेना इन सबको हरा सकते हैं बीएमसी के अंदर। अब ये चार नावों की सवारी करोगे तो डूबना ही पड़ेगा। इसलिए उद्धव ठाकरे के साथ अभी कांग्रेस भी खड़ी नहीं है। एनसीपी शरद पवार का गुट, वो भी कह रहे हैं कि अगर बीएमसी में हम लोगों की हिस्सेदारी नहीं होगी तो आगे हो सकता है हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आगे के चुनावों में आपकी हिस्सेदारी हम क्यों दें, क्योंकि इतने सालों तक आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते थे, फिर भी एनसीपी और कांग्रेस तो एक ही साथ थी, ये दोनों गठबंधन में लड़ती थी, फिर भी ज़्यादा समय सरकार उन्हीं पार्टियों की रही, शरद पवार और कांग्रेस की। ये 10 सालों से परिवर्तन हुआ, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ज़्यादा मजबूत हुई, उसके कंधे पर चढ़कर शिवसेना आगे बढ़ती रही, उद्धव ठाकरे आगे बढ़ते रहे। लेकिन 2019 के बाद इन्होंने भाजपा को भी धोखा दिया। कुछ समय तक कांग्रेस एनसीपी इस बात के लिए इनके साथ खड़ी रही है कि चलो भारतीय जनता पार्टी से सत्ता तो छीने, ये सत्ता छीनने की लड़ाई थी। अब स्थितियां बदल गई है, ये कंफ्यूजन में है कि मनसे के साथ यहां आते हैं तो बीएमसी तक तो थोड़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे, आगे क्या होगा। तो ये चारों तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि सब खुश रहें, लेकिन सब खुश रहने के आधार पर ये नाराज मुंबई में भी कर रहे हैं। राज ठाकरे भी कंफ्यूज हैं कि अगर इंडी अलायंस के साथ रहा और उद्धव ठाकरे अगर कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलते जुलते भी रहे तो बीएमसी चुनाव के पहले हो सकता है उसके मीटिंग से 2-4 बातें ऐसे संजय राउत बोल दे, उद्धव ठाकरे बोल दे, जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ हो। तो फिर तो मेरा जो बचा खुचा ये पार्षद हैं वो भी भागना शुरू हो जाएंगे कि ये भी उद्धव ठाकरे की तरह हो गया। जैसे कि एक दिन पहले 3 नगर सेवक हैं जो उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अगर लगता उन लोगों को कि ये सारे मजबूत हो रहे हैं राज ठाकरे के साथ आने के बाद, तो फिर वो छोड़कर नहीं जाते, वो इनके साथ रहते, दूसरी पार्टी के नेता इनके साथ आते, लेकिन उल्टा हो रहा है। इसलिए राज ठाकरे तो फंसे हुए हैं ऐसे विवाद में कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस बीच जितने मुंबई में हंगामा चल रहा है हिंदी भाषियों के खिलाफ, हो सकता है कि अगर रासुका लगाने की बात जो बॉम्बे हाई कोर्ट के वकीलों ने कही है, अगर इन्हें से लग गया राज ठाकरे के ऊपर, तो फिर ये सरकार ऐसा नहीं है कि ये सोचेगी कि राज ठाकरे को जेल में डालने से वहां पर बड़ा हंगामा हो जाएगा, जेल ये भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और सियासी उठापटक की खबरें तो अब कर्नाटक से भी तेज हो गई हैं। वहां पर क्या चल रहा है और क्या राहुल गांधी को बड़ा झटका लगने वाला है? देखिए,
प्रहलाद जोशी ने बड़ा अच्छा एक कमेंट किया, क्योंकि जब भी इन लोगों को कुछ खतरा आता है ये मोदी मोदी चिल्लाने लगते हैं, बीजेपी बीजेपी चिल्लाने लगते हैं। और कांग्रेस का कोई छोटा मोटा लीडर वो आ गया बाहर, वो कह रहा है कि देखो हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, हमारी सरकार को गिराने की साजिश। अरे कोई नहीं कर रहा। आपके ही दोनों महान नेता सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली में आकर के बीजेपी के लीडर से मिल रहे हैं, गुपचुप बातें कर रहे हैं, अपना अपना प्लान बता रहे हैं और चरण छू करके आशीर्वाद मांग रहे हैं। कोई अमित शाह से मिल रहा है चोरी चोरी चुपके चुपके, है कोई चोरी चोरी चुपके चुपके राजनाथ सिंह से मिल रहा है, और कुछ बड़े ओपनली सीआर पाटिल और भूपेंद्र यादव से आकर के मिल रहा है। क्या बातें करनी, मौसम की बातचीत चल रही है क्या? हार्डकोर पॉलिटिकिंग हो रहा है और ये मिल रहे हैं बीजेपी से और सिग्नल दे रहे हैं राहुल गांधी को। भाई चुपचाप मिलने में कोई दिक्कत थोड़ी है, आप बता करके मिल रहे हो, बकायदा अपने पत्रकारों को कहते हो कि भाई जा रहा हूं मिलने के लिए, वो ब्रेकिंग न्यूज चलाता है, मिलने के लिए जा रहे हैं। किसके लिए? कि ताकि कांग्रेस आला कमान को यह बात समझ में आए कि हम नहीं तो फिर सरकार नहीं, ये बात हो रही है। तो ये जो प्रहलाद जोशी साहब, वो कर्नाटक के इंचार्ज भी हैं शायद भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि देखिए ये तो बड़ा विचित्र स्थिति हो गया है, ये आपस में ही हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, विधायकों का रेट लगा रहा है कांग्रेस पार्टी आपस में ही। और देखिए वहां पे केस क्या हो गया। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे अब कैसे जवाब देंगे? उनके बेटे का बहुत ही नजदीकी आदमी वो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया मुंबई में, अब वहां पकड़ा गया, अरेस्ट भी हो गया। वो कोई कलबुर्गी के इलाके का वो अध्यक्ष भी था कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के मुंह में लगाया गया माइक, तो बोलते कि हाँ ये प्रियांक खड़गे ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा आदमी है, लेकिन हमने एक्शन ले लिया, उसको पार्टी से निकाल दिया। ड्रग्स का धंधा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेसी वहां कर्नाटक के अंदर ड्रग्स का धंधा भी कर रहे थे, उगाही तो कर ही रहे हैं, ड्रग्स का भी धंधा कर रहे हैं, और धंधा इतना फल फूल गया कि इनको लगा कि नहीं भाई कर्नाटक से काम नहीं चलेगा, मुंबई भी चलो, मुंबई में भी हम ये ड्रग्स का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही है, ये सरकार तो नहीं चलेगी अब, क्योंकि पिछले 1 महीना से न सीएम काम कर रहे हैं, न डिप्टी सीएम काम कर रहे हैं, न मीटिंग हो रही है, दोनों में न बातचीत हो रही है, मीडिया के जरिए सब एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। बताइए, कल जो है वहाँ पे एक ब्रिज का इनॉग्रेशन था, कोई किसी के पास टाइम ही नहीं, खरीद फरोख्त में इतना बिजी है, आगे की तैयारी में इतना बिजी है कि कोई वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाया। तो देखिए ये राहुल गांधी का किया धरा है। राहुल गांधी को पहले ही 2.5 साल का फॉर्मूला दोनों ही लीडर के कान में क्लियर कट बता देना चाहिए था, और अब ये सिचुएशन आया है तो राहुल गांधी को हिम्मत दिखानी चाहिए, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि देखो भाई ऐसा है कि 2.5 साल का करार था, अब डीके शिव कुमार का टाइम आ गया है। अगर आप दुविधा देखें कांग्रेस पार्टी की कि 2.5 साल का फार्मूला लागू करोगे तो सिद्धरामैया पार्टी तोड़ देगा, और अगर 2.5 साल का फार्मूला नहीं लगाए तो डीके शिव कुमार वो पार्टी को तोड़ देगा। कर्नाटक की भावी सियासत क्या होने वाली है, क्या रुख आएगा वहां की सियासत में? जो तरीके चल रहे हैं, जैसे संख्या बड़ा मायने रखता है जी। इन्होंने 55 की बात ही क्यों की, क्यों नहीं की 75 की बात, 100 की बात क्यों नहीं की, 50 के बदले 35-20 की बात क्यों नहीं की, कि 55 विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब ये जो बताए जा रहे हैं कर्नाटक के अंदर, कांग्रेस में ये चल रहा है कि 55-60 विधायक कंफ्यूज हैं। पिछली बार 20 विधायक कंफ्यूज हुए, इस बार 55-60 विधायक कंफ्यूज हैं कि ये दोनों लड़ता रहेगा तो हम कोई और तरीका अपना लेंगे। ये 55-60 विधायक हैं कौन भाई? क्योंकि ये सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, ये 2 ही बड़े नेता कांग्रेस के अंदर कर्नाटक में तो है नहीं, कई और गुट बने हुए हैं। तो उन लोगों को भी लग रहा होगा
कि इस मामले में अगर मुझे फायदा हो जाए, उसे फायदा हो जाए तो क्या नुकसान है, ये दोनों लड़ते रहे, हम ही सीएम बन जाए। और ऐसे नेताओं की संख्या तो हो गई है। महाराष्ट्र के अंदर कौन जानता था कि एकनाथ शिंदे जैसा कोई पावरफुल लीडर है। ये तो पता ही नहीं था कि एकनाथ शिंदे कौन सा लीडर है जो उद्धव ठाकरे के 39 विधायकों को तोड़ लेगा। किसी को जानकारी नहीं थी, अचानक से हो गया। बात कहीं और चल रही थी और शिंदे सामने आ गए। लेकिन उसी तरीके से कर्नाटक में जो चल रहा है कि 55 विधायक ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज हैं, वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ये बताया गया, एक विधायक को सामने लाया गया कि चलो तुम बताओ कि टारगेट किया जा रहा है, ऑपरेशन लोटस की बात करो। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ जाए कि अगर ये लोग ऑफर भी दें कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, तो ऑफर रिजेक्ट कर दे। क्योंकि दूसरे तरफ एक और विधायक आ गए, उन्होंने कहा 55 से कुछ नहीं होगा, 2/3 चाहिए, 75 विधायक कम से कम चाहिए कांग्रेस को तोड़ने के लिए। अब 75 विधायक तोड़ने के लिए चाहिए, सरकार गिराने के लिए नहीं चाहिए। पिछली बार भी जिन विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ा था वो उपचुनाव में गए थे। अभी भी जो कांग्रेस छोड़कर आएंगे वो जानते हैं कि आगे हमें क्या करना है। इसलिए कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति खराब है। सारे विधायक कंफ्यूज हैं कि हम किस गुट के साथ जाएं। कोई अगर सिद्धारमैया की बात करता है तो डीके शिव कुमार की नजरें टेढ़ी हो जाती है, कोई डीके शिव कुमार की बात करता है तो सिद्धारमैया उसको टारगेट करने लगते हैं। तो ऐसे में ये लोग भी देख रहे हैं कि कुछ दिन के अंदर ये विवाद ऐसा ही चलता रहा तो कोई नया गुट तैयार हो जाएगा। एमबी पाटिल बन जाए, परमेश्वर बन जाए, राजन्ना बन जाए या फिर जरकी होली बन जाए, कोई भी नेता आएगा, 2-3 मंत्री मिलकर पार्टी तोड़ेगा और सरकार नहीं बना सकता है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन अपने अस्तित्व की आखिरी सांसें गिन रहा है। वहीं कांग्रेस अलग रणनीति बना रही है तो उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी को भी आईना दिखा दिया है। यानी महाराष्ट्र में भी जल्द बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं कर्नाटक में तो कांग्रेस की सत्ता ही दांव पर लगी है। राहुल गांधी को बड़ा झटका उसके नेता ही दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि देश में सिर्फ 2 ही राज्यों तक कांग्रेस सिमट कर रह जाए। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।